इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को हमेशा दिल में बसाए रखना। दिल में जुनून आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ महोदय, दिल में जुनून आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। दुश्मन की जान निकल जाए आवाज में इतनी दमक रखता हूँ। परम सम्मानीय श्रीमती प्राचार्य जी, प्राध्यापकगण, निर्णायक मंडल के सदस्यों, सभा में बैठे गणमान्य व्यक्ति और विद्यार्थियों के रूप में बैठे इस देश के भविष्य को जय हिंद। मैं गोविंद भार्गव देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण को लेकर अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगा। चूमा था वीरों ने फांसी का फंदा महोदय, चूमा था वीरों ने फांसी का फंदा, यूं ही नहीं मिली थी आजादी खैरात में। आजादी का असली मतलब सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। वैसे तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो मशाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजादी दिलाई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम फिरंगियों के फेरे में जब फंस गए थे, तब रंग दे बसंती चोला के एक आवाज पर टोलों के टोले उड़ाते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाले 5-5 डिग्री के तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों को हिला देते थे, उनको उखाड़ देते थे। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला, पूरी जिस्म की कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। महोदय, ऐसे हालात हो जाने के बावजूद भी एक बूढ़ी माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र लिखाकर ये भेजा करती थी, अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही प्यार से, अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही प्यार से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, एक इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार देशभक्ति को साबित कर रहा होता था। प्रेम गीत कैसे लिखूं, प्रेम गीत कैसे लिखूं जब चारों तरफ गम के बादल छा जाते हैं, प्रेम गीत कैसे लिखूं जब चारों तरफ गम के बादल छा जाते हैं। नमन है मेरा उन शहीदों को जो तिरंगा उड़कर आते हैं। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को कहता था, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। लेकिन आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को नहीं कहता, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी, पूरी लगन से करे ना, तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। जिस काम में काम करने की हद पार ना हो महोदय, जिस काम में काम करने की हद पार ना हो, जिस काम में काम करने की हद पार ना हो, वो काम किसी काम का नहीं। मैं नहीं मानता कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेकर सेल्फी लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगा कि फुटपाथ पर रहने वाला वो गरीब बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? महोदय, ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की भूख है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं महोदय, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, भोजन के निवालों को।
अपने देश, अपने समाज और अपने परिवार के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति, और देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान भी तेरा है। कर्राह उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे व्यक्ति की जान को बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपने लाइफ बढ़ाने में लगे रहते हैं। और कर्राह उठती है देशभक्ति तब जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। आज के इस दौर में वो युवा जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा अब 4x4 की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों की घर्षण मात्र से अपनी भावनाओं को कमेंट्स में बयां कर रहा है। और मैं बता दूं कि महिला सुरक्षा के मामले में आज भी हमारा देश चौथे नंबर पर आता है। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर की मूर्ति को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजबूर ना समझिए, मजदूर को मजबूर ना समझिए, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने की इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर किसी को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है, महोदय, ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है, और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत का हूँ और ये भारत मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी हमारे समाज में मुझे नजर आती है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम पैदा होते हैं, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती है अब इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमानों की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच के देखिए, ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। और बड़ी ही आश्चर्य की बात है, जिस देश ने दुनिया को तक्षशिला और नालंदा जैसे महान विश्वविद्यालयों की विश्व करके शिक्षा की बुनियाद रखी, आज विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में हमारा एक ही विश्वविद्यालय शामिल नहीं है। जहां एक और हमारे पास IIT, IIM, NIT जैसे शिक्षण संस्थान हैं, तो वहीं दूसरी ओर गरीबों को बेरोजगारी की जमात में खड़ा करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान का पकड़ा देते हैं। और ये मैं बता दूं कि शैक्षणिक बीमारी ना केवल एक कारण, हमारे देश की शिक्षा नीति केवल 2 तरह के लोगों के लिए बनती है। पहले वो जो विद्वान हैं और दूसरे वो जो धनवान है। अपने धर्म, अपनी जाति को ऊंचा मानकर दूसरों के धर्म की अवहेलना जब तक इस देश का युवा करता रहेगा, तब तक ना तो इस देश से अंधविश्वास खत्म होगा और ना ही हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है, तो क्यों आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैलाया है। मेरे विचारों में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छता अभियान में न केवल सरकार बल्कि सड़क पर चलने वाला हर व्यक्ति, एक नागरिक हाथ बटाएगा, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत को दिल से अपनाएगा। सही मायनों में राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मिड डे मील के लिए नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर